एक रेसर को यह बात बहुत अच्छे से पता होती है कि गाड़ी सिर्फ स्पीड में चलाने से आप रेस नहीं जीत सकते। जरूरत पड़ने पे आपको ब्रेक लगा के गाड़ी की स्पीड कम भी करनी पड़ती है। उसे परफेक्ट पता होता है कि कब गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है, कब गाड़ी की स्पीड कम करके गाड़ी पे कंट्रोल रखना ज्यादा जरूरी है और कब गियर शिफ्ट करके नॉच देना जरूरी है। जिस तरीके से इस दुनिया के सारे ड्राइवर्स रेसर नहीं हो सकते, उसी तरीके से इस दुनिया के सारे ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल नहीं होते। हेलो एवरीवन, दिस इज राम कटे एंड वंस अगेन वेलकम टू निंजा ट्रेडिंग। और आज हम लोग अपनी क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंडक्ट करने वाले हैं, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। मैं आपको चैलेंज के साथ में कह सकता हूं, आप लोगों को हो सकता है अभी तक के स्टॉक मार्केट में एंट्री करना आ गया हो, एग्जिट करना आ गया हो, लेकिन अगर आपके पास में रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। और मैं ये भी आपको चैलेंज कर सकता हूं कि आज की अगर क्लास आप लोगों ने एकदम शुरू से लेके एंड तक के कंप्लीट अटेंड कर ली तो इस दुनिया में आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। So without delaying any further, let's begin our today's powerful topic, that is risk management. सो चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नाउ अभी तक की हमारी जितने भी सीरीज चली उस सारी सीरीज में आप लोगों ने डिटेल में देखा हमारी एंट्री कैसी होनी चाहिए, हमारी एग्जिट कैसी होनी चाहिए और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट का सबसे बेसिक हम लोगों ने रूल देखा कि आपका स्टॉप लॉस कहां कहां पे प्लेस्ड होना चाहिए। वेल अभी स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। तो इसके पहले की जितनी भी अपनी 17 क्लासेस थी, अगर आपने वो सारी देखी है तो हर क्लास में मैंने एक एक लेवल के हिसाब से आपको कहां कहां पे और क्यों क्यों आपको वहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, उसका हर एक बेसिक से बेसिक रीजन और उसके पीछे की साइकोलॉजी तो बताइए। लेकिन उसके बाद में भी आपको क्या लगता है, अगर किसी पर्सन को टेक्निकल्स आता हो, एंट्री करना आता हो, एग्जिट करना आता हो, प्रॉफिट बुक करना आता हो, तो क्या लगता है वो प्रॉफिटेबल बन सकता है? बिल्कुल नहीं। देखो कुछ कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, अगर वो छोटी छोटी चीजों को मिस कर जाएगा तो कोई भी पर्सन कभी स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। एंड यस, दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट। और उसी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर में आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे और देखेंगे कि हम लोग ऐसा क्या करें कि जिसके कारण हम लोग इस अपने स्टॉक मार्केट के प्रोफेशन में प्रॉफिटेबल बन जाए। सो आज की इस क्लास में हम लोग रिस्क को मैनेज करना सीखेंगे। तो मैं आप लोगों को पूछता हूं, जो हमारा गेम है ना, ये गेम ऑफ रिस्क, वेल स्टॉक मार्केट क्या है, इट्स अ गेम ऑफ रिस्क। तो इस गेम ऑफ रिस्क में आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बर्बाद होने से रोकती है, आपके अकाउंट को खत्म होने से रोकती है, आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल रखती है? ऐसी कौन कौन से हमारे स्पीड ब्रेकर्स है, हमारे कंट्रोल करने के वो पैरामीटर्स है जो हमारे रेसिंग गाड़ी को आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाने देती? तो आप लोग मुझे आंसर करोगे। सबसे पहला तो होता है सर स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है, जिसके कारण हम लोग कभी लॉस में ना जाए, हमारा कभी अकाउंट ब्लो ना हो जाए, हम लोग कभी बर्बाद ना हो जाए। इन चीजों के लिए हम लोगों को स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। वेल बहुत बढ़िया बात है, सही कहा आप लोगों ने। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या स्टॉप लॉस लगाने से ही आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो जाती है? चाहे आप जितना ही बेहतर स्टॉप लॉस लगा लो, लेकिन आपके स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में आपका रिवॉर्ड अगर प्रॉपर नहीं है तो आप चाहे जितनी मर्जी ट्रेडिंग कर लो, आप लोग कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। एग्जांपल के साथ में बता रहा हूं, आप कभी भी रिस्क पे लगा रहे हो 10 रुपए और रिवॉर्ड में केवल आप 5 रुपए ले रहे हो, तो क्या लगता है आप लोग प्रॉफिटेबल हो पाओगे? इसका मतलब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हुआ, 1:0.5। आप रिस्क पे लगा रहे हो 20 रुपए और रिवॉर्ड में ले रहे हो 10 रुपए, तो क्या लगता है लॉन्ग रन में आप इस तरीके से ट्रेडिंग करके आप कभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे? सो आंसर इज डेफिनेटली नो। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा सही हो। रिस्क पे हमारे 10 रुपए तो रिवॉर्ड हमेशा हमारा एटलीस्ट 10 रुपए होना चाहिए या तो 20 रुपए होना चाहिए। लेकिन इतनी बात तो पक्की है, जितना आप रिस्क पे लगाओगे या तो उतना या तो उससे ज्यादा एटलीस्ट आपका रिवॉर्ड होना चाहिए, तो ही आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो क्या लगता है आपके पास में अगर स्टॉप लॉस आ जाए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बढ़िया हो जाए, तो आपको लगता है प्रॉफिटेबल हो जाओगे? वेल ये भी आधा सच है। अब सोच के देखिए, एक एग्जांपल के साथ में बताता हूं मैं आपको। आप हर बार 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले रहे हो, मतलब मान के चलो कि आप 10 रुपए रिस्क पे लगा रहे हो, 20 रुपए आप रिवॉर्ड में ले रहे हो। लेकिन क्या होगा अगर हर 10 ट्रेड में से आप 8 बार गलत ट्रेड लो, आपके 8 बार स्टॉप लॉस हिट हो और केवल 2 बार आपको रिवॉर्ड मिले? तो क्या लगता है आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे? डेफिनेटली नॉट। सो यहां पे हमारा तीसरा पैरामीटर आता है कि आपका विन रेट भी अच्छा होना जरूरी है। सो अगर आपका विन रेट अच्छा है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है और आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर फॉलो करना, एक्सेप्ट करना आता है, सो डेफिनेटली आप कुछ हद तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब क्या लगता है, अगर किसी का विन रेट भी बहुत अच्छा हो जाए तो क्या वो प्रॉफिटेबल बन सकता है?
वेल सोचने वाली बात यह है कि ये भी आधा ही सच है। अब मैं एग्जांपल के साथ में बताता हूं कि किस तरीके से सिर्फ ये 3 पैरामीटर होने से आपकी रेसिंग कार कभी भी कंट्रोल में नहीं आ सकती, मतलब आपकी ट्रेडिंग का करियर कभी कंट्रोल में नहीं आ सकता। मैं एक एग्जांपल के साथ में बताता हूं। मान के चलते कि आपके डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपए, और आप क्या करते हैं कि पहले की पहली ट्रेड में पूरा 10,000 रुपए आप अपने रिस्क पे लगा रहे हो, मतलब पूरा अकाउंट से आप ट्रेड कर रहे हो, और पता ये चलता है कि भले ही आपका विन रेट 80% तो है, लेकिन बेटा उसके बावजूद भी 10 में से 2 बार तो आपका स्टॉप लॉस होगा ना। तो लकीली कुछ ऐसा होता है कि आपका पहली बार में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और जो आपने 10,000 रुपए रिस्क पे लगाए थे वो एक ही बार में साफ हो जाते हैं। तो क्या लगता है इस तरीके से आपका ट्रेडिंग करियर चल पाएगा? द आंसर इज कंप्लीटली नो। सो इसीलिए फोर्थ पार्ट हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज योर पोजीशन साइजिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका पोजीशन साइजिंग सही है तो ही आप प्रॉपर तरीके से प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो ये 4 पैरामीटर्स आपके ऐसे होते हैं। नंबर 1 इज स्टॉप लॉस, सेकंड इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, थर्ड इज विन रेट, एंड फोर्थ इज पोजीशन साइजिंग। आप रिस्क पर ट्रेड कितना ले रहे हो, कि हर ट्रेड के ऊपर में आपका रिस्क कितना है। ये चारों चीजें अगर आपकी प्रॉपर तरीके से बैलेंस्ड है तो इन चारों पैरामीटर से आप अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने ट्रेडिंग के करियर को कंट्रोल कर सकते हो। अब पोजीशन साइजिंग क्यों इतना ज्यादा रोल निभाती है मैं आपको बताता हूं, और उसी के साथ साथ मैं पहले कुछ एग्जांपल के साथ में आपको बता देता हूं, फिर हम लोग ये चारों पैरामीटर्स कैसे कैसे सेट करनी चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए, उसके भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे। पहले मैं आप लोगों को पोजीशन साइजिंग क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका कुछ एक एग्जांपल देता हूं। नाउ लेट्स से कि कोई एक ऐसा बंदा है, वो स्टॉप लॉस को फॉलो करता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो उसका अच्छा है, विन रेट भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो रैंडम पोजीशन साइजिंग यूज करता है। अब उदाहरण से हम लोग समझते हैं, तो उसके साथ में क्या हो सकता है देखते हैं। तो चलो मान के चलते कोई ऐसा पर्सन है जिसका विन रेट 80% है, और उसने अभी अभी 1 लाख रुपए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डिप्लॉय किए हैं, और वो ट्रेड करना शुरू करता है। बाकायदा उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी सही है, विन रेट भी सही था, और वो स्टॉप लॉस भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है। पहला ट्रेड लिया उसने, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो था। उस ट्रेड में उसने 3,000 रुपए का रिस्क लिया था, और रिवॉर्ड पे था उसका 6,000 रुपए, उसको प्रॉफिट हो जाता है। दूसरा ट्रेड देता है, दूसरे ट्रेड में भी उसने 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो अचीव किया। रिस्क पे थे 3,000, रिवॉर्ड उसको मिल गया 7,500 रुपए का। तीसरा ट्रेड लेता है वो, इस बार उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो था 1:1.5 का, रिस्क पे थे 3,000, रिवॉर्ड मिल गया उसको 4,500 का। चौथे ट्रेड में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशो उसका 1:2 होता है, और फिर से इस बार भी रिस्क पे थे 3,000 रुपए, रिवॉर्ड मिल गया उसको 6,000 रुपए। अब ये 4 ट्रेड लिए उसने, और चारों के चारों ट्रेड में अभी तक के उसको प्रॉफिट हुआ। तो कितना हुआ? 6 + 7.5 + 4.5 + 6,000, टोटल होता है 24,000 का उसको नेट ऑन प्रॉफिट हुआ है। सो उसका अकाउंट अभी 1 लाख से पहुंच चुका है 1,24,000 पे। अब होता क्या है, इस बंदे को अहंकार होता है, ये 7वें आसमान पे बोलता है, ये बोलता है कि बेटा हमको अभी हराने वाला इस दुनिया में कोई है नहीं, अभी ऐसे ही हौले हौले में चलता रहूंगा तो बेटा दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं कैसे बनूंगा। तो अपने को क्या थोड़ी रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी, अभी के अभी अपने को थोड़ा सा नाइट्रस बूस्टर्स मारने पड़ेंगे। तो वो क्या करता है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके, अपने अहंकार में आके, अपने ईगो में आगे अगले ट्रेड से क्वांटिटी साइजिंग एकदम बढ़ा लेता है। मान के चलते कि वो अचानक से अपनी क्वांटिटी साइजिंग को 20 गुना बढ़ा देता है। सो क्या होगा, अगला 5वां ट्रेड लेता है वो, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो था उसके ट्रेड में, रिस्क पे थे 60,000 रुपए, और रिवॉर्ड था उसका 1,20,000 का, क्योंकि अभी इसको जल्दी पैसा कमाना था। लेकिन होता क्या है, इस बार इसका लॉस हो जाता है, इस बार एसेलीट हो जाता है, 60,000 का लॉस एक्सेप्ट करता है वो। अब इसका दिमाग खराब हो गया, उसका मेंटालिटी खराब हो गया, इसकी साइकोलॉजी खराब हो गई। अब ये बोलता है यार ऐसे कैसे चलेगा, 60,000 का लॉस मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे कुछ भी करके अपने इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं और क्वांटिटी साइजिंग को इसी तरीके से रखूंगा। 6वां ट्रेड रहता है, अगेन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है, और उस पे दोबारा से उसका रिस्क होता है 60,000 का, रिवॉर्ड होता है 1,20,000 का। लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, इसका विन रेट कितना था? 80%। इसका मतलब क्या, 10 में से 8 बार इसको रिवॉर्ड मिलता और 2 बार इसका स्टॉप लॉस हिट होता। लेकिन ये आपको पता है क्या कि स्टॉप लॉस पहले हिट होने वाला है या बाद में? इसके साथ में कुछ ऐसा होता है कि इसका स्टॉप लॉस 5वें और 6वें ट्रेड में हिट होना था, उसी ट्रेड में जिसमें इसने अपनी पोजीशन साइजिंग को 20 गुना से बढ़ा दिया था। सो क्या होगा, 60,000 का पहले में लॉस, 60,000 में दूसरे का लॉस, तो टोटल इसका नेट ऑन लॉस हो जाता है 1,20,000 का। कमाए थे 24,000, अकाउंट पहुंच गया था 1,24,000 पे, और अभी 1,20,000 का लॉस कर दिया। अब इसका वापस से अकाउंट कितने पे आ गया? 4,000 रुपए में। अब आप मुझे बताइए, क्या 4,000 रुपए को लेकर ये प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो गया इसका ट्रेडिंग करियर। तो फिर करे तो करे क्या? बड़ी सिंपल सी बात है, हम एक सिंपल फॉर्मूले के साथ में अपने ट्रेडिंग करियर में आगे बढ़ना, और फॉर्मूला है डोंट ग्रो एक्सपोनेंशियली, ग्रो एक्सपोलिनियरली। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूं, देखो एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। एक्सपोलिनियरली ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा नया टर्म है जो हम लोग स्टॉक मार्केट में इसको डिराइव करने वाले हैं, तो एग्जांपल के साथ में समझते हैं। अब एक
ट्रेडर आदमी है, ये ज्यादा हेवी ड्राइवर नहीं है पहले वाले के जैसे। पहले वाले का 80% विन रेट था, लेकिन इसका पोजीशन साइजिंग बहुत खराब था। अब ये ऐसा बंदा है, ये नॉर्मल ट्रेडर है, एवरेज ट्रेडर है, इसका 60% का विन रेट है और इसने 1 लाख रुपए अपने डीमैट अकाउंट में डाले और वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल उसका फिक्स है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेता है। हर ट्रेड में उसका 3000 रुपए का रिस्क होता है और 6000 का वो हर बार रिवॉर्ड लेता है। अब मान के चलते हैं इसी प्रोसेस को वो अगले 3 महीने फॉलो करता है। अब 3 महीने देखो, 1 महीने में कितने ट्रेडिंग सेशंस होते हैं? 1 महीने में 20 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, मतलब 3 महीने में टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 3 महीने के 60 ट्रेडिंग सेशन। तो 60 ट्रेडिंग सेशन में से 60% उसका विन रेट है, 40% उसका लूजिंग स्ट्राइक है। तो क्या हो जाएगा? अगर मैं देखूं 60 ट्रेडिंग सेशंस में से अगर वो 60% सक्सेसफुल होने वाला है, सो दैट विल बी 36 टाइम्स ही इज गोइंग टू विन। सो 36 टाइम उसे प्रॉफिट हुआ 6000 का, टोटल उसने प्रॉफिट बनाया 2,16,000 का और 24 बार उसको लॉस होने वाला है। 40% ऑफ द टाइम वो फेल होने वाला है ना, तो 60 का 40% होता है 24। सो 24 मल्टीप्लाइड बाई 3000 का नुकसान आ जाएगा, टोटल 72,000 का टोटल लॉस। तो उसको अगर आप 2,16,000 में से 72,000 को माइनस कर दोगे, सो नेट प्रॉफिट आ गया कितना? 1,44,000 का। अब यहां पे क्या होता है, बंदा अच्छा फील करने लगता है, बोले 3 महीना मैंने एक ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो को फॉलो किया, अब मैं अपने रिस्क को दुगना करता हूं। उसने अचानक से अपने रिस्क को डबल कर दिया, लेकिन वो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो सेम रखता है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखता है। बस जो पिछली बार 3000 की रिस्क ले रहा था वो हर ट्रेड पे, अब वो 6000 का रिस्क ले रहा है, 12,000 का रिवॉर्ड ले रहा है। मान के चलते हैं, एक हाइपोथेटिकल हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटी नहीं, कभी कुछ भी हो सकता है। अब मान के चलते हैं कि जो 60 ट्रेडिंग सेशन में से 24 बार उसको लॉस होना था, वो शुरू में अगर हो जाता है तो कितना हो जाएगा इसका मैक्सिमम लॉस? 24 बार लॉस हुआ, 6,000 रुपए इसका पर ट्रेड का रिस्क था, तो 1,44,000 का लॉस हो गया। अब सोचो, इतने मेहनत से उसने पिछले 3 महीने मेहनत करके 1,44,000 का प्रॉफिट किया था और इस पहले ही कुछ ट्रेडिंग सेशंस में पूरा का पूरा वापस से 1,44,000 उसने लूज कर दिया। सो उसका वापस से अपना ट्रेडिंग अकाउंट कितने पे आ गया? 1 लाख पे आ गया। तो जब वापस इसका 1 लाख रुपए का ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, तो अब इसका ट्रेडिंग अकाउंट इसे अलाउ ही नहीं करता कि इतना ज्यादा वो रिस्क ले पाए। तो हो गया बेटा, यहाँ पे वापस इसको 3,000 का रिस्क और 6,000 का रिवॉर्ड, इस रेशो पे आना पड़ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला काम नहीं करता, क्योंकि हम लोग तो 6 महीना सिर्फ ट्रेड किए, नेट प्रॉफिट देखे तो 6 महीने पहले भी हमारा 1 लाख पे था अकाउंट और आज भी 1 लाख रुपए पे, तो फिर तो सिर्फ टाइम पास हुआ। इसने सिर्फ मौज लूटी है मार्केट में, इसने पैसे 1 भी रुपए नहीं कमाए मार्केट से। तो क्या आप लोगों ने भी ऐसा कभी किया होगा? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आप लोगों के साथ में ऐसा कभी हुआ होगा तो। किस तरीके से एक्सपो लीनियरली ग्रो करना चाहिए, अभी मैं आप लोगों को वो बताता हूं। देखो सिचुएशन वही है, पहले 3 महीने उसने काम किया और पहले 3 महीने में उसने 1,44,000 का नेट प्रॉफिट बनाया। अब वो क्या करता है, अगले 3 महीने में क्या करता है, अपना जो पोजीशन साइजिंग है ना, वो एकदम एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ाता है, वो बढ़ाता है 1.5 के रेट से। मतलब पिछली बार उसका रिस्क कितना था? 3,000 रुपए रिस्क था, तो 3,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 1.5, जितना रिस्क आएगा वो उतना ही लेगा। तो कितना आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो? तो उसका सेम है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेता है वो ट्रेडर। तो रिस्क है इसका इस बार 4,500 रुपए का और रिवॉर्ड कितना है? 9,000 रुपए का। तो मान के चलते कि जो मैक्सिमम लूजिंग स्ट्राइक्स है इसके एकदम शुरुआत में ही हिट हो जाते हैं, तो मैक्सिमम लॉस इसका कितना हो सकता है? 60 ट्रेडिंग सेशन में से अगर 24 बार इसके लॉस होने वाले हैं, सो 24 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 का हर ट्रेड पे इसका रिस्क था, सो टोटल हो जाएगा -1,08,000 का टोटल इसका रिस्क हो जाएगा, मतलब टोटल इसका लॉस हो जाएगा। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, इसने पिछले 3 महीने में कमाया कितना था? 1,44,000। इस बार इसने मैक्सिमम कितना कमाया? 1,08,000। बेटा जो बीच में 36,000 की कुशन है ना, जो प्रॉफिट है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करता है। आप गाड़ी चलाओ, आपकी गाड़ी में प्रॉपर सस्पेंशन नहीं है, बेटा आपकी कमर टूट जाएगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी की सस्पेंशन प्रॉपर है, रास्ता कितना ही उबड़ खाबड़ हो, आपको कंफर्ट हमेशा रहेगा। सो उसी तरीके से जो ये 36,000 का बचा हुआ प्रॉफिट है, वो एक कुशन की तरह काम करेगा आपकी ट्रेडिंग में, आपकी कमर को नहीं टूटने देगा वो। सो देखो यार, 24 बार तो इसको अभी लॉस हो गया, लेकिन अभी हम लोगों को ये भी देखना है कि उसको जो प्रॉफिट होने वाला है 36 टाइम्स उसको प्रॉफिट होने वाला है। 60 ट्रेडिंग सेशन थे, 60% का इसका विन रेट, मतलब 60 का 60% होता है 36 टाइम्स इसे 9,000 का प्रॉफिट होता है। टोटल प्रॉफिट इसको 3,24,000 का प्रॉफिट होता है। अब 3,24,000 माइनस अगर मैं 1,08,000 जो इसका अभी लॉस हुआ है वो निकाल दो, तो 2,16,000 का इस करंट 3 मंथ का नेट प्रॉफिट आता है। अकाउंट कितने पे पहुंच गया भाई साहब?
अब देखो, जब उसने डाले थे अकाउंट में पैसे 1 लाख रुपए डाले थे, उसके अगले 3 महीने में 1,44,000 कमाए, उसके अगले 3 महीने में 2,16,000 रुपए कमाए। सो नेट ऑन निकल के आता है उसका टोटल अकाउंट अभी 4,60,000 रुपए पे पहुंच चुका है। अब देखो आगे क्या होता है। अब वो आगे भी इसी रेट के साथ में वो ग्रो करता है। वो दोबारा से अपनी जो ट्रेडिंग प्रोसेस है उसको हमेशा एक्सपो लीनियरली ग्रो करता है। एक्सपो लीनियरली का डिटेल में मतलब बताऊंगा, डिराइव करके बताऊंगा। सो क्या होता है, अभी दोबारा से पिछली बार उसका रिस्क कितना था, 4.5 के रिस्क था, मतलब 4,500 रुपए का रिस्क था। तो वो क्या करता है, इस बार भी 4,500 रुपए का जो रिस्क है उसको मल्टीप्लाई करता है 1.5 से। तो इसका नया रिस्क कितना आ जाएगा, नया रिस्क इसका आ जाएगा दैट इज 6,750। 6,500 रुपए का इसका रिस्क रहेगा। अभी तक की इसका अकाउंट 4,16,000 पे पहुंच चुका है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेता है वो 1:2 का। हर ट्रेड पे 6,750 रिस्क पे थे, 13,500 रुपए का इसका रिवॉर्ड था। मैक्सिमम लूजिंग स्ट्रिक इसकी हिट हो जाती है, 24 बार लॉस होता है। तो क्या होगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 6.75 दैट इज 1,62,000 का मैक्सिमम लॉस आएगा। और जब भी उसको प्रॉफिट होगा, 36 बार इसको प्रॉफिट होगा 60 ट्रेडिंग सेशंस में से। सो 36 मल्टीप्लाइड बाय 13.5 के दैट इज 4,86,000। आप नेट प्रॉफिट देखोगे 4,86,000 माइनस 1,62,000 दैट इज 3,24,000। आप अगर नेट ऑन कैलकुलेट करोगे अभी, तो उसका अभी तक का अकाउंट था 4,60,000 पे। इस 3 महीने में दोबारा से उसने 3,24,000 कमा लिए। तो इसका नेट ऑन अकाउंट अभी पहुंच चुका है 7,84,000 का। अब देखो इसने क्या किया, 3 महीने अपनी जो प्रोसेस है, अपनी ग्रोथ है वो लीनियर रखी, मतलब इसको चेंज नहीं किया। हर ट्रेड पे उसने शुरुआत में सिर्फ 3,000 रुपए रिस्क पे लगाए। पूरा 3 महीने इस प्रोसेस को फॉलो किया, मतलब लीनियरली ये चला। उसके बाद में पूरी तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं किया। 3 महीने के बाद में 1.5 के रेट के साथ में इसने अपने रिस्क को बढ़ाया। अब अगले 3 महीने में जो पिछली बार जितना रिस्क था उसके 1.5 टाइम्स इसने रिस्क को बढ़ाया। फिर उसके अगले 3 महीने में दोबारा से जो पिछली बार उसका टोटल रिस्क था, देखो यहां पे हम लोग कुछ एक एंगल में एक्सपोनेंशियल भी जा रहे हैं। तो पिछली बार जितना उसका रिस्क था उसके मल्टीप्लाइड बाय अगेन 1.5 के हिसाब से अपने रिस्क को बढ़ाया। अब जो पिछली बार ये जो नया रिस्क निकल के आया उसको अगेन 1.5 टाइम्स अपनी रिस्क को बढ़ा के वो अगले 3 महीने फॉलो करता है। एंड दैट इज नथिंग बट ग्रोइंग एक्सपो लीनियरली। आप लोगों को कुछ इसी तरीके से चलना होता है। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हाँ, आप कभी कभार थोड़े से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन कोई भी एक ट्रेडर जो अभी अभी अपनी जर्नी को शुरू करता है या फिर पहले शुरुआती 5 साल तक, आपको इस प्रोसेस को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट है जो आप लोग स्टॉक मार्केट में बचाते हैं। नंबर 1 कौन सा था, आपका स्टॉप लॉस। नंबर 2 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो। नंबर 3 आपका विन रेट अच्छा होना चाहिए। नंबर 4 आपकी पोजीशन साइजिंग एक्सपो लीनियरली आपको डेवलप करते लेके जाना है। पहले 3 महीने आपको बिल्कुल लीनियर रखना है, उसके बाद में आपको 1.5 के साथ में आपके रिस्क को बढ़ाना है। अब आपका पोजीशन साइजिंग एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मैं वो सारी बातें भी आपके साथ में डिस्कस करता हूं। और आपका विन रेट भी कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सारे के सारे सिचुएशंस में आपके साथ में डिस्कस करता हूं। और अभी तक की मैंने आपको जितने भी बातें बताई, इवन आपने उन सारी बातों को भी फॉलो कर लिया तो भी आप प्रॉफिटेबल बनने में आपको तकलीफें आ सकती है अगर आपने इन पॉइंट्स को मिस कर दिया, जैसे कि आपने स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं दिया। अब क्या होता है स्क्रिप्ट का मतलब, जैसे कोई पर्सन हो सकता है निफ्टी में ट्रेड करता हो, कोई बैंक निफ्टी में, कोई एचडीएफसी में करता हो, कोई अदानी पावर में ट्रेड करता हो, कोई रिलायंस में ट्रेड करता हो। तो आप जिस भी स्क्रिप्ट में ट्रेड करते हो उस स्क्रिप्ट का आपको बिहेवियर पता होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, वो कब कौन से टाइम पे कितने बजे कैसे काम करता है, ये सारी चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने निफ्टी में ट्रेड किया, फिर कल बैंक निफ्टी में किया, फिर कल टाटा पावर में किया, फिर कल अदानी ग्रुप्स में किया, फिर उसके बाद में रिलायंस में किया, फिर एसबीआई में किया, फिर एचडीएफसी में किया। कभी भी कोई भी रैंडमली ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो हम लोगों को एक चीज में मास्टर होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर डांसर नहीं है, लेकिन क्रिकेट खेल के पैसे बनाए ना, उसने एक चीज पे मास्टरी करी। और वहीं पे इस दुनिया में ऐसे भी कोई डांसर्स होंगे जिनको क्रिकेट नहीं आता, लेकिन बेटा वो डांस करके भी बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं। इससे क्या समझ में आता है हम लोगों को कि जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट में हम लोग सारी चीजों पे मास्टरी हासिल करें। कोई एक चीज में भी आपने अगर मास्टरी हासिल कर ली तो आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो हर ट्रेडर की अपनी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। किसी को निफ्टी ट्रेड करना पसंद होता है, किसी को बैंक निफ्टी, किसी को रिलायंस ट्रेड करना पसंद होता है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सा चार्ट ज्यादा पसंद आता है, कौन से कंपनी में ट्रेड आप करते हो तो आपको ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपका विन रेट हमेशा अच्छा रहता है। ये सारी बातें आप लोगों को चेक करनी है। सो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ट्रेडिंग प्लान।
कि अगर मार्केट गैप अप खुला तो मैं क्या करूंगा, गैप डाउन खुला तो मैं क्या करूंगा, फ्लैट खुलता है तो मैं क्या करूंगा, ये मैं पहले हाफ में इतना करूंगा, फिर सेकेंड हाफ में जब चार्ट बन जाएगा तो उस चार्ट को देखने के बाद में मेरे तब के उस तरीके के डिसीजन होंगे। ये सारी की सारी प्लानिंग अपनी एक दिन पहले से होनी चाहिए कि मैं एसबीआई में ट्रेड करने वाला हूं, कि निफ्टी में करने वाला हूं, बैंक निफ्टी में करने वाला हूं, यहां पे अगर ऐसी पोजीशन होती है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, यहां पे अगर ये ऐसा मुझे हैमर कैंडल मिलता है तो ही मैं करूंगा, यहां पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, यहां रेजिस्टेंस लेता हुआ मिलता है तो मैं ट्रेड करूंगा। ये सारी चीजों की प्लानिंग हमारे एक दिन पहले से होनी चाहिए। बेटा तुम किसके अगेंस्ट में ट्रेड करने के लिए जा रहे हो, तुम FIIs, DIIs और जितने भी मार्केट के प्रो ट्रेडर्स है, किसी के पास में 5 स्क्रीन का सेटअप है, किसी के पास में 4 स्क्रीन का सेटअप है, और आप छोटा सा लैपटॉप लेके अपना पिद्दी सा मोबाइल लेके उनके साथ में उनके अगेंस्ट में ट्रेड करने के लिए बैठे हो, और आपका कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है और आप सोचते हो कि आपको पैसा मिलेगा। बेटा मार्केट ऐसा मार मार के भेजेगा ना अगर आपकी प्रॉपर तरीके से प्लान रेडी नहीं है तो। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपके पास में एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, क्योंकि उनके अगेंस्ट में आपको लड़ने के लिए जाना है, सो आप प्रॉपर तरीके से रेडी होने चाहिए। तीसरा है रीजन। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने इस ट्रेड में एंटर क्यों किया, 70% ऑफ द टाइम ना आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा। ट्रेडर्स रैंडमली बोलते हमको ऐसा लगा कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है तो हमने बाय कर लिया, हमको ऐसा लगा कि मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है तो हमने सेल कर दिया। अरे भाई ये लगता वक्ता से होने लगता तो फिर तो मुझको भी लगता कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाऊं। होता है क्या लगने से? ऐसा नहीं होता ना। तो सिंपल सी बात है, लगता फक्ता से कुछ नहीं होता। जिसको लगते रहता है कि ऐसा होगा, बेटा उसकी मार्केट में लगती रहती है। तो इसलिए लगता वक्ता से कुछ नहीं होता, प्रॉपर रीजन होना चाहिए। कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, कोई सपोर्ट उसने ब्रेक किया है, या फिर कोई रेजिस्टेंस पे उसने रेजिस्टेंस खाया है, या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न किसी एक प्रॉपर एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस पे बन रहा है, तो आपका कहीं पे भी एंट्री करने के पीछे भी रीजन होना चाहिए और आपके एग्जिट करने के पीछे भी रीजन होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस रखने के पीछे भी रीजन होना चाहिए। बिना किसी रीजन से अगर आप सिर्फ लगता फक्ता पे अगर ट्रेड करते होंगे तो बेटा याद रखना ऐसी लगते रहेगी मार्केट में, और ये लगनी ना आपकी कभी नहीं रुकने वाली। और आप सवाल पूछोगे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ही ऐसा बदकिस्मत क्यों? बेटा बदकिस्मती नहीं थी, तुम्हारे हाथ में सारे कंट्रोल्स थे, गाड़ी चलाना तुम्हारे हाथ में थी। जहां पे स्पीड कम करना चाहिए, जहां पे टर्न लेना चाहिए, वहां पे तुमने नाइट्रस भर दिया गाड़ी में, तो गाड़ी वहां पे हो गई रॉकेट, तुम्हारा हो गया एक्सीडेंट। तो इस तरीके से तो नहीं चल सकता, तो रीजन होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आगे देखेंगे हम लोग, दैट इज स्टॉप लॉस। अब देखो मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूं एक ट्रेडर की। मान के चलते हैं कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, एक प्रॉपर बढ़िया ट्रेंड में वो मूव कर रहा है। अब ऐसा मूव करते हुए देखकर एक स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, वो तुरंत यहां से एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता है। अब उसने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब वो यहां पे क्या प्लॉट करता है कि यहां वो देखता है कि इस सपोर्ट के ऊपर में उसे एक ग्रीन कलर की कैंडल मिल रही है, लेकिन किसी रीजन से मार्केट इतना तेजी से ऊपर चला जाता है कि इसे एंटर होने का मौका ही नहीं मिलता। और उसने ऑलरेडी इस ट्रेड को पहले से प्लान करके रखा होता है, लगभग इस रेड लाइन तक के उसने अपना टारगेट्स को एज्यूम करके रखा होता है कि यहां तक के मैं अपना टारगेट लूंगा और यहां पे मेरी कहीं पे एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि मार्केट इतना तेजी से मूव कर जाता है कि इसको एंटर होने का मौका ही नहीं मिलता, या फिर किसी रीजन से जब ये मूव हो रहा था तब ये अपने डेस्क के सामने, अपने सिस्टम के सामने प्रेजेंट नहीं था, कहीं घूमने के लिए गया था, अचानक आता है और उसको देखता है यहां से यार सपोर्ट लिया हुआ है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना है, लेकिन बस दिक्कत एक है कि मार्केट अभी इतना हाथ से निकल चुका है। अब क्या करे? अब बंदे के अंदर में आ जाता है ग्रीड, बोलता है यार इसके लिए तो मैंने 2 दिन से प्लान करके रखा था कि अगर ऐसा सेटअप मिलेगा तो मैं एंटर कर लूंगा, लेकिन अब क्या करूं, मेरा तो यहां पे लगभग 10,000 का प्रॉफिट होने वाला था, वो छूट गया। तो मैं क्या करूं? मैं काम करता हूं, मैं ऐसा कोई काम करता हूं यहां पे कि यहां पे ना अपनी 20 गुना क्वांटिटी बढ़ा लेता हूं। और मुझे तो ये बात पता है, क्या पता है कि मार्केट अगर यहां से बंदूक की गोली निकली है तो इस रेड लाइन तक की तो पहुंचने वाली है, भले अभी यहां पे प्रेजेंट है फिलहाल मार्केट। तो वो क्या करता है, वो इस वाले पोजीशन पे 20 गुना क्वांटिटी लेकर एंटर करता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि बेटा तू यहां एंटर करेगा तो तेरा स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा है, इस चीज की वो परवाह ही नहीं करता। और यहां पे बिंदास तरीके से वो एंटर हो जाता है, और वो कुछ इस तरीके से सोचता है कि यहां से यहां तक के जाएगा तो जो मैंने कल 10,000 रुपए के लिए इस ट्रेड को प्लान किया था वो इतने मोमेंट में, क्योंकि मेरी क्वांटिटी अभी 20 गुना है, तो मेरे को 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन बेटा मार्केट है ना इसी की वेट कर रहा था, इसी बंदे की राह देख रहा था कि ये 20 गुना पैसा बढ़ा के आए और इसका पैसा लेके ऐसा भागू मैं कि दोबारा इसको दिखू ही ना। द मोमेंट ये बंदा यहां पे 20 गुना कैपिटल के साथ में एंटर करता है,
मार्केट ऐसा नीचे गिरता है उसी पॉइंट से कि बेटा उस दिन तो ऐसा लगने लगता है कि आज मार्केट ना गड्ढा खोद देगा, धरती पे छेद कर देगा आज मार्केट। अब हो गया इसकी बेटा सिट्टी पिट्टी गोला, इसको समझ में नहीं आ रहा है। एक तो 20 गुना क्वांटिटी बढ़ा ली, इसने अपने स्टॉप लॉस की परवाह नहीं करी कि अरे बेटा मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी तो खराब हो रहा है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो रहा है और इतने से छोटे से चिल्लर के लिए मैं 20 गुना क्वांटिटी बढ़ा के एंटर कर रहा हूं। जितना इसने पिछले 4 महीने से मेहनत कर रखी होती है ना, 20 गुना क्वांटिटी बढ़ा के मार्केट इतना नीचे चला जाता है कि अब इसको ना अपना लॉस को एक्सेप्ट करने का मन नहीं होता। अब ये फ्रीज हो जाता है, ये सन्न हो जाता है, ये देखते रहता, इतना ज्यादा लॉस मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, ये क्या चल रहा है भाई। अब ये होल्ड करके बैठेगा और इस उम्मीद में होल्ड करके बैठेगा कि थोड़ा तो ऊपर आएगा तब मैं एग्जिट करूंगा। लेकिन होता क्या है, मार्केट बिल्कुल हल्का सा ऊपर आता है और नीचे जाता है, बिल्कुल हल्का सा ऊपर आता है और नीचे जाता है, और वो तब तक नीचे नहीं जाता जब तक इस बंदे का अकाउंट खाली ना हो जाए। बेटा आज तो वो धरती को छेद करके ही मानेगा, आज के आज ही पूरा स्टॉक मार्केट जीरो हो जाएगा, इस हद तक के मार्केट गिरने लगता है। सो मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आपके साथ में ऐसा कभी हुआ होगा तो। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस भी ट्रेड में ले तो हमेशा आपको ऐसी जगह पे ट्रेड लेना चाहिए जहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा हो और आपका उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड बड़ा हो। किसी रीजन से अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा होता होगा, छोड़ दो ना यार ट्रेड को, ये पहली और आखिरी अपॉर्चुनिटी है क्या। अरे भाई मार्केट का काम है नाचते रहना, वो आज भी नाचते रहेगा आपके सामने, कल भी नाचते रहेगा। तो हम लोगों का ये विवेक बुद्धि होना चाहिए कि हमेशा ऐसा ही सौदा करो, हमेशा ऐसा ही बिजनेस करो जिस बिजनेस में आपकी रिस्क छोटी हो और आपका रिवॉर्ड हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो जो ऐसा बिजनेस करता है वो एक स्मार्ट बिजनेस ओनर है, और जो ऐसा बिजनेस नहीं करता वो तो क्या बोलूं अब मैं, आप लोग समझ जाओ, वो तो गया बेटा काम से। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसा धंधे वाला तो बर्बादी करके ही मानेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपको एंटर हमेशा कौन से पॉइंट पे होना है, जहां पे आपका रिस्क हमेशा कम रहे, उसी पॉइंट पे आपको एंटर होना है। सो अगला पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो देखो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एंड आपका विन परसेंटेज, इन दोनों का कैसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। मान के चलते कि कोई बंदा है जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो लेता है 1:1 का, और अगर उसका विन रेट है 50% ऑफ द टाइम, मतलब 10 में से 5 बार उसको लॉस होता है, 5 बार प्रॉफिट होता है। क्या लगता है वो प्रॉफिटेबल रहेगा? बेटा 5 बार आपने 5 बार कमाए, 5 बार 5000 का आपने लॉस किया, सो 5000 कमाए, 5000 कमाए, इसमें क्या हुआ, आपकी ब्रोकरेज कट गई, मतलब ओवरऑल ऑफ लॉस में निकले। सो क्या करना चाहिए फिर हम लोगों को? सो देखो, अगर मान के चलते कि किसी बंदे का रिस्क टू रिवॉर्ड लेने का कैपेसिटी 1:1 है, मतलब 1:1 के बाद में उसको डर लगने लगता है, सो मेक श्योर कि आपका जो विन रेट है वो हमेशा एटलीस्ट मोर देन 60% होना चाहिए। मतलब यदि आपने 10 ट्रेड लिया तो 10 में से 6 बार आपको प्रॉफिट हो रहा है और 4 बार आपको लॉस हो रहा है। एग्जांपल में देखते हैं क्या होगा। 4 बार आपको लॉस हुआ 5000 का, एक एग्जांपल के रूप में मान के चलते हैं, तो 20000 का आपको लॉस हो गया, और आपको 6 बार प्रॉफिट हुआ 5000 का, क्योंकि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो था, तो आपका नया प्रॉफिट हो गया 30,000 का। सो 30,000 माइनस 20 करोगे, सो नेट टू नेट 10,000 के प्रॉफिट में आते हो। मतलब आफ्टर एवरी 10 ट्रेडिंग सेशंस यू विल बी नेट प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज। इसमें कुछ माइनर सा ब्रोकरेज वगैरह काट लो, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो रहे हो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब क्या होगा, मान के चलते कि आपका विन रेट है 50%, लेकिन आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है लगभग 1:2 का। तो क्या इस सूरत में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो? बिल्कुल हो सकते हो। अब समझते हैं कैसे होगा। तो मान के चलते 10 ट्रेड हमने लिए, 10 में से 5 बार हमको लॉस होना है, लेकिन जब 5 बार लॉस हो रहा है तो हम 5000 का लॉस कर रहे हैं, मतलब टोटल लॉस कितना हो गया, 25,000 का। लेकिन जब 5 बार हम प्रॉफिट बना रहे हैं तो हम लोग 10,000 का प्रॉफिट बना रहे हैं, सो टोटल 50,000 का प्रॉफिट, 25,000 का लॉस, नेट टू नेट हम लोग 25,000 के पॉजिटिव P&L में निकले। सो कुछ इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए। अगर मेरे से आप लोग पूछें तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका विन रेट मोर देन 50% होना चाहिए, 50% इज सफिशिएंट। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, अगर आप देखो 50% का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है तो एटलीस्ट 1:1.5 और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो आपको लेना ही चाहिए। ये किस चीज के लिए है? अगर आपका विन रेट केवल 50% है तो विन रेट आपका कम है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो को बढ़ा दो, और यदि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो छोटा है तो आपको विन रेट को बढ़ाना पड़ेगा अपने। मतलब मान के चलते कि आप जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेते हो वो हमेशा 1:1 का ही लेते हो, उसके आगे आपको डर लगने लगता है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका विन रेट फिर अच्छा होना चाहिए, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। इस केस में हम लोग मान के चलते कि अगर आपका 70% का एक्यूरेसी है, मतलब 10 में से 3 बार आपको लॉस होता है, 7 बार आपको प्रॉफिट होता है, तो भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में निकल सकते हो, आप एक ओवरऑल प्रॉफिट में जा सकते हो। सो कुछ इस तरीके से बैलेंस होना चाहिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। मेरे से अगर पूछो, कोई बहुत अच्छा ट्रेडर होगा कोई, अगर किसी का विन रेशो 70% से ऊपर हो
और एटलीस्ट वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो में लेने में अगर कामयाब होता है तो बेटा उसे कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप जिंदगी में रईस बनने वाले हो, इस चीज पे आपकी मुहर लग गई है। सो अभी अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, दैट इज पोजीशन साइजिंग। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, किस तरीके से हमारे पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए उस बात को हम लोग अभी देखेंगे। सो देखो जितने भी बड़े से बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर है, दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि वन शुड नेवर रिस्क मोर देन 2 to 3% ऑन अ ट्रेड। मैं एग्जांपल के साथ में बताता हूं आप लोगों को। मान के चलते कि आपने अपने डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपीस ऐड किए और आपका विन रेट लगभग 80% का आपका विन रेट है, लेकिन क्या हो रहा है, आपका ना रैंडम पोजीशन साइजिंग है, आपने पहले ही ट्रेड में पूरा का पूरा रिस्क, तो क्या होगा, सो आपने 1 लाख रुपए और भले ही 80% आपका विन रेट है, लेकिन अगर भैया पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो गया तो एक ही बार में वो 1 लाख तो चला जाएगा ना। सो इसलिए करे तो फिर करे क्या। सो देखो अगर आप इस फॉर्मूले के साथ में चलते हो दैट यू वन शुड नेवर पुट 2%, 3% और मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल अकाउंट टू द रिस्क। अगर इस फॉर्मूले के साथ में जाते हो तो ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट मार्केट में बच सकता है। बताता हूं मैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हर ट्रेड पे केवल 2% अपना कैपिटल को रिस्क पे लगा रहे हो, मतलब इस केस में क्या होगा, 1 लाख का अकाउंट है तो इसका 2% कितना होगा, 2000 रुपए, मतलब आपकी रिस्क पर ट्रेड केवल 2000 रुपए। तो आपको मार्केट 50 मौके देगा अपने ट्रेडिंग को सुधारने के लिए। समझना मेरी बात, क्योंकि अगर देखो मान के चलते कि आप 50 बार आपने 2-2 हजार रुपए गंवा दिए तो क्या होगा, टोटल आपका 1 लाख रुपए जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो 50 मौके मिले अपने ट्रेडिंग को सुधारने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। सो इस तरीके से आपका अकाउंट एकदम से खाली नहीं हुआ, आपको काफी ज्यादा समय मिल गया। और ये 50 ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर आपने अपने आप को सुधार लिया, अगर आपने नॉलेज लिया, आपने प्रॉपर ट्रेड कर लिया, सो डेफिनेटली आप लॉस में नहीं जाओगे, आप हमेशा आगे ही जाओगे, आप प्रॉफिट में जाओगे। सो दैट्स द रीजन जिसके कारण हम लोगों को 2% या मैक्सिमम 3, अच्छा क्या होगा, अगर आप 3% रिस्क पे लगाओगे, क्या होगा, 3% रिस्क पे लगाओगे, सो एटलीस्ट मार्केट विल गिव यू 33 चांसेस टू मेक योर सेल्फ करेक्ट। तो जितना ज्यादा आप हर ट्रेड पे रिस्क पे लगाओगे, मतलब जितनी आपकी पोजीशन साइजिंग बड़ी होती जाएगी, उतना आपको डर लगने लगेगा, आप अपने ट्रेड को प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाओगे, आप अपने एंट्री को भी प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाओगे, स्टॉप लॉस को भी फॉलो नहीं कर पाओगे, टारगेट के लिए भी वेट नहीं कर पाओगे, आपको हर चीज में फियर होने लगेगा, डर लगने लग जाएगा आप लोगों को। तो आपको क्या करना है, ये डर ना लगे, आपकी साइकोलॉजी खराब ना हो, आपका दिमाग जगह पे रहे, आप शांत माइंड, आप अपने काम माइंड के साथ में ट्रेड कर पाओ। इन सभी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से अपने पोजीशन साइजिंग को मैनेज करो। बेटा उतनी ही गाड़ी भगाओ जितना तुम कंट्रोल कर सकते हो, अगर कंट्रोल के बाहर गाड़ी गई तो एक्सीडेंट होना तो पक्का तय है। सो इसीलिए एक फॉर्मूले के साथ में अगर हम लोग बढ़ते हैं, मान के चलते हैं कि आप अगर बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर है, आपका 1 लाख का अकाउंट है, सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वन शुड पुट ओनली 3% ऑन द रिस्क पर ट्रेड। सो अभी आपकी पोजीशन साइजिंग किस तरीके से निकल के आएगी, अब इसको समझते हैं। 1 लाख रुपए का अकाउंट है, 3% हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, मतलब हमारा रिस्क पर ट्रेड कितना निकल के आया, हमारा रिस्क पर ट्रेड निकल के आया 3000 रुपए का हम लोग मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं। अब मान के चलते आप रिलायंस में आप ट्रेड करते हो और आपको क्या करना है, जितना आपका रिस्क पर ट्रेड है उसको डिवाइड करना है आपके स्टॉप लॉस से। अब मान के चलते रिलायंस में आप ट्रेड कर रहे हो और आपका उस कंडीशन में स्टॉप लॉस आ रहा है 10 पॉइंट का, तो मैंने क्या कर दिया, मेरा जितना रिस्क था उसको डिवाइड कर दिया मेरे स्टॉप लॉस से। 3000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, तो आंसर निकल के आता है 300। तो मैं ज्यादा से ज्यादा 300 क्वांटिटी में ही ट्रेड करूंगा रिलायंस के अंदर। सो सिंपल समझ में आता है, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लिया, मेरा रिस्क पे था 3000 रुपए और मेरा रिवॉर्ड पे था 6000 रुपए। सो 6000 रुपए का रिवॉर्ड लेने के लिए मुझे 300 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी रिलायंस की, तभी मैं सक्सेसफुली 3000 का रिस्क और 6000 के रिवॉर्ड को मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। और मान के चलते कि कोई ऐसा ट्रेड है जिसमें हमारा 5000 रुपए का रिस्क आ रहा है, ऑलराइट, और स्टॉप लॉस आ रहा है लगभग 25 पॉइंट का, तो कितना निकल के आएगा इस कंडीशन में हमारा क्वांटिटी साइजिंग, मतलब पोजीशन साइजिंग। तो आपकी पोजीशन साइजिंग यहां पे निकल के आएंगी, दैट इज 200। मतलब आप जिस भी स्क्रिप्ट में, जिस भी स्टॉक में, जिस भी निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या ऑप्शन में या फिर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका अगर 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और रिस्क पर ट्रेड आपका केवल 5000 था, तो आप ज्यादा से ज्यादा केवल 200 क्वांटिटी ही बाय कर सकते हो। इसी फॉर्मूले के साथ में आपको अपना हमेशा पोजीशन साइजिंग को रखना है। तो कुछ इस तरीके से आपकी सारी की सारी पोजीशन साइजिंग मैनेज होनी चाहिए। सो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आपका पोजीशन साइजिंग मैनेज होना चाहिए, आपका क्वांटिटी किस तरीके से होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा होना चाहिए। एंड नाउ लास्ट बट नॉट दिस,
कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे डूज एंड डोंट्स देखेंगे हम लोग जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो सबसे पहला क्या है, बीइंग डिसिप्लिन। मैं आपको चैलेंज के साथ में बता सकता हूं, जितने भी दुनिया के सेल्फ मेड बिलियनियर्स है, अगर आप लोग उनकी जीवनी को उठा के देखोगे तो आपको हमेशा एक बात समझ में आएगी, वो लोग हमेशा डिसिप्लिन्ड थे। आपको एक भी ऐसा सेल्फ मेड बिलियनियर नहीं दिखेगा जो आलसी हो, जो डिसिप्लिन में नहीं हो, जो अपने रूल्स को फॉलो ना करता हो। टेक अ प्रॉपर रेस्ट बिफोर द मैच। मैंने बताया ना, आप लोग मार्केट में ट्रेड कर रहे हो किसके अगेंस्ट में, FIS, DIIs, प्रोस के अगेंस्ट में। आप अपना एक लैपटॉप लेकर अपने मोबाइल के साथ में आप ट्रेड करने बैठे उनके अगेंस्ट में, और आप सोचते हो कि पैसे कमाने, और आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं ली, आपने रात भर पार्टी करी, 4 बजे तक के आप सोए नहीं, और अचानक से 9 बजे उठ गए, चालू किया लैपटॉप और आपने ट्रेड करना शुरू किया, और आप सोचते हो आपको प्रॉफिट मिलेगा। बेटा इस तरीके से तो आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता। जिस तरीके से किसी बॉक्सिंग मैच में जब कोई बॉक्सर जाता है तो आपने देखा है क्या कि वो रात भर पार्टी किया और अचानक दूसरे दिन सुबह उठ के वो बॉक्सिंग खेलने चल गया और वो जीत के आ गया। अगर आप लोगों ने मिल्खा सिंह पिक्चर देखी है तो आपको वो रेस जरूर देखनी चाहिए, जब मिल्खा सिंह पहली बार इंटरनेशनल रेस खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। तो वहां की वो लाविश लाइफस्टाइल देखकर, वहां के सारे लग्जरी और वहां का सारा वो दुनिया देखकर वो एकदम ज्यादा बह जाता है वहां की मौज मस्तियों में। और जिस दिन उसकी इंटरनेशनल रेस होती है उसके एक दिन पहले तक के वो रात भर पार्टी करता है, दारू पीता है, और दूसरे दिन सुबह रेस में जाता है। और होता क्या है रिजल्ट, बुरी तरीके से फेल होता है। और जिस रेसर पे पूरी इंडिया की निगाहें थी वो वहां से सर झुका के इंडिया वापस लौटता है। लेकिन एक बात यहां पे देखने वाली भी जरूर थी, जिस दिन वो ये रेस हारता है ना, उस दिन वॉशरूम में जाके अपने आप को लगभग 20 थप्पड़ लगाता है, और उस दिन वो कसम खाता है कि इसके बाद में अपने जीवन में मैं कभी भी डिसिप्लिन को नहीं छोड़ूंगा। और होता क्या है, जिस दिन से वो अपने लाइफ में डिसिप्लिन को अपना लेता है, बेटा उसके बाद में उसने तो दुनिया के हर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। तो इसी तरीके से आपकी ट्रेडिंग जर्नी में भी जब भी आप दूसरे दिन ट्रेड करने जाते हो, बेटा आप लड़ने जा रहे हो लोगों के अगेंस्ट में, किसी का प्रॉफिट तो किसी का लॉस, किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट चाहिए अपना, आपको जीतना है अगर इस रेस में, तो आपको रात भर अच्छी रेस्ट तो लेनी पड़ेगी ना, डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा ना। आपकी एनर्जी और आपके मूड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर किसी कारण से आपका मूड खराब है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, सो ऐसे कंडीशन में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूं, मुझे कोविड हुआ था, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन हॉस्पिटल, और मुझे यहाँ पे सलाइन लगी हुई थी, एनर्जी पूरी ड्रेन थी, थका हुआ था, लेकिन इस कदर जुनून था ट्रेडिंग का, बोला यार टाइम पास कैसे करूं, मैं 7 दिन यहाँ बेड पे पड़ा बोर हो जाऊंगा, लैपटॉप लेकर ट्रेड ही ना करना है तो 1-2 घंटा जैसा भी होगा ट्रेड कर लूंगा। उस कोविड के हालत में मैं लैपटॉप लेकर ट्रेड करने के लिए बैठा और मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत अच्छी एंट्री थी, 25,000 का रनिंग प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन गलती से बीच में मेरे को नींद लग गई और मैं सो गया, ट्रेड चालू है, एग्जिट करना भूल गया मैं, और जब आंख खुली तो -15,000 चलने लग गया। क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लॉस बुक करना पड़ा। सो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, और मैं दुनिया के जितने भी बड़े और प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनके भी एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहा हूं, अगर कभी भी आपका मूड खराब है, आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, आप डाइवर्टेड फील कर रहे हो, आप डाउन फील कर रहे हो, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, ऐसे कंडीशन में हमेशा ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। बेटा लॉस करने से बेहतर है ना कि कुछ ना करे, जितना अकाउंट जहां पे है वहीं पे रहे। अगर आपने 10,000 का भी लॉस किया तो उसको कमाने के लिए दोबारा से तो मेहनत लगेगी ना, मतलब दोबारा से उतना कमाने के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा ना। हुआ क्या, सिर्फ आपका समय का बर्बादी हुआ। एंड व्हाट इज द टाइम, वेल टाइम इज नथिंग बट मनी। सो यू लॉस्ट योर मनी एंड यू लॉस्ट योर टाइम एज वेल, दोनों चीजों का लॉस होगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं यार, मार्केट यहीं पे डांस करते रहेगा आपके सामने, ऊपर नीचे जब तक होता रहेगा हमारा, लोग पैसे बनाते रहोगे, बिंदास रहिए। और इसीलिए हमेशा जब आपकी एनर्जी लेवल प्रॉपर रहेगी तभी आप लोगों को ट्रेड करना है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, नेवर कीप डेली टारगेट्स। इसका मतलब क्या है, तो कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो डेली टारगेट रखते हैं, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस दिन का 10,000 चाहिए। अरे भाई तुम भगवान हो क्या, बेटा तुम डेली टारगेट बस उन चीजों में लगा सकते हो जिन चीजों पे तुम्हारा कंट्रोल है। मार्केट के मूवमेंट पे है तुम्हारा कंट्रोल, जिस चीज पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं उस चीज पे आप टारगेट नहीं लगा सकते। हाँ आप क्या सकते हैं, मार्केट जितना आपको दे रहा है उतना आप ले सकते हो, आप टारगेट फिक्स नहीं कर सकते कि मुझे रोज का 10,000 चाहिए। अरे भाई नहीं, आज मार्केट का देने को तुमको नहीं देगा वो, आज कुछ भी हो जाए तुम कुछ कर लो, तुम डांस कर लो, बेटा तुम कोई हो, तुम आइंस्टाइन खा के आ चुके हो, आज वो तुमको लॉस ही देगा। अगर मार्केट ने ठान लिया कि इस बंदे को मुझे आज लॉस देना है तो बेटा तुम कितना ही डांस कर लो, तुमको होने वाला तो लॉस ही है। और किसी दिन मार्केट अगर तुम पे मेहरबान रहा, अबे तो 10,000 क्यों पकड़ के बैठे हो, वो तो 1 लाख देने के लिए बैठा है, तो लो ना पूरा 1 लाख। तो दैट डिपेंड्स ऑन मार्केट, कभी वो आपको 1 लाख देगा, कभी आपको 50,000 देगा, कभी आपको 20,000 देगा, कभी आपसे 10,000 छीन भी लेगा।
सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि आज मार्केट में मूवमेंट किस तरीके से आएगा। वी शुड बी रेडी फॉर द मूवमेंट, कि जैसा मूवमेंट आएगा मैं उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करूंगा और उस अकॉर्डिंग मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को मैं इवॉल्व करूंगा। मैं डेली टारगेट नहीं रख सकता कि मुझे रोज के 10,000 चाहिए। मैं कंट्रोल किस चीज पे कर सकता हूं? मैं कंट्रोल मेरे स्टॉप लॉस पे कर सकता हूं, मैं कंट्रोल मेरे विन रेट पे कर सकता हूं, मैं कंट्रोल मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे कर सकता हूं, मैं कंट्रोल मेरे पोजीशन पे कर सकता हूं। इन चीजों के अलावा मैं प्रॉफिट टारगेट के टारगेट्स कभी नहीं बना सकता। सो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान है। कई लोग रोज के 10,000 कमाने के चक्कर में ना लाखों गवा देते हैं। वो बोले 10,000 रोज कमाने था, आज तो 10,000 माइनस हो गया, तो उसको कमाने के लिए वो रिवेंज ट्रेड करेंगे, उल्टा ट्रेडिंग चालू करेंगे। अब माइनस 20,000 होता है, बोले यार माइनस 20,000 एटलीस्ट ऐसा हो जाए कि इसको जीरो पे ला लेता हूं और ट्रेड करेंगे। माइनस 1,00,000 हो जाता है, फिर क्या करोगे? फिर ऐसे ही होता है मार्केट में। सो इसलिए कभी भी डेली टारगेट हम लोगों को नहीं रखना है। नेक्स्ट आते हैं, डोंट बी ग्रीडी, बी सैटिस्फाइड। मैंने अक्सर देखा है मार्केट में वही व्यक्ति पैसे कमा सकता है जो फिलहाल अपने लाइफस्टाइल के साथ में सैटिस्फाइड हो। जो भी व्यक्ति सैटिस्फाइड नहीं है वो हमेशा ग्रीड में आके ट्रेड करता है। मान के चलते कि एक ट्रेडर है, उसके पास में एक ठीक ठाक सा घर है, उसके डीमैट अकाउंट में ठीक ठाक सा पैसा है, लेकिन वो सैटिस्फाइड नहीं है। वो बहुत ज्यादा उतावला है, उसको बहुत सडन चेंज चाहिए अपने लाइफ के अंदर। देखो, सैटिस्फाइड तो आपको नहीं रहना है, लेकिन आपको ग्रीडी भी नहीं होना है। देखना, इसके बीच में एक बहुत बारीक धागा का अंतर है। मैं आपको बताता हूं, बहुत छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों में। मैं आपको अभी बताता हूं। एक ट्रेडर है जो बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस है, अब वो जल्दी ग्रो करना चाहता है, तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, वो गलत ट्रेड ले रहा है। वो एक दिन में ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए अपनी पोजीशन साइजिंग को खराब कर रहा है, वो इम्प्रैक्टिकल ट्रेड्स ले रहा है, ओवर ट्रेड कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। अब वो जो उसकी करंट की जो सिचुएशन थी, अगर उसके साथ में वो सेटिस्फाइड होता और जितना मार्केट दे रहा है उतना मैं लेने को तैयार हूं, हाथ जोड़ के इस चीज के लिए वो तैयार होता, वो एक शांत मन से, वो एक सैटिस्फाइड मन के साथ में ट्रेडिंग करता, तो उसकी ट्रेडिंग अच्छी होती। अक्सर मैंने देखा है कि जो ओवर एम्बिशियस होते हैं, जो बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनको ग्रीड आ जाता है मार्केट में, और ग्रीड के चक्कर में वो गलत डिसीजन लेना शुरू करते हैं। और जब भी गलत डिसीजन होता है तो बेटा कभी भी जिंदगी में सही तो हुआ नहीं आपके साथ में, अभी तक के तो हमेशा गलत ही गलत होते आ रहा होगा अगर आप ग्रीडी हैं तो। एक ट्रेडर है, छोटे से घर में रहता है, उसके पास में कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, लेकिन उसको खाने को 2 वक्त की रोटी है, सोने के लिए 6 फीट का बेड है, और उसकी जैसी भी फिलहाल की परिस्थिति है वो एकदम काम माइंडेड है, हैप्पी माइंडेड है एंड सेटिस्फाइड माइंडेड है। तो वो हमेशा मार्केट में सिर्फ वही करेगा जो वाजिब है, जो करना चाहिए। वो कभी नहीं करेगा जिसके कारण नुकसान हो, या फिर गलत हो, या फिर कोई इम्प्लांट हो। एंड इसीलिए आपके मन को शांत रखने के लिए, आपके माइंड को काम रखने के लिए, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट वन शुड बी सैटिस्फाइड। ऑलराइट, सो अगला पॉइंट देख लेते हैं, बी फियरलेस। अब देखना, 2 टाइप के फियर होते हैं। एक होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और दूसरा होता है मेरे को एंट्री लेने से डर लगता है, मेरे को ट्रेड में घुसने के बाद में डर लगता है। दोनों को समझते हैं हम लोग। फोमो कब होगा आप लोगों को, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब आप ग्रीडी हो, जब आप अपने करंट लाइफस्टाइल के साथ में सैटिस्फाइड, अरे हो जाओ ना यार, पहले करंट लाइफस्टाइल के साथ में सैटिस्फाइड हो जाओ, धीरे धीरे हम लोग ग्रो करेंगे, जब ग्रो कर लेंगे तब अपने लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड कर लेंगे। लेकिन अभी जैसी परिस्थिति है वो रहो ना यार, क्या बोलते, एक सच्चा योगी वो है जो हर परिस्थिति में आनंद में रहना जानता है। और आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए भी एक योगी की तरह ही सोचना पड़ेगा। आपको अपने करंट लाइफस्टाइल में भी आपको सेटिस्फाइड रहना सीखना पड़ेगा। तो चलो, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या बोल रहा था मैं, दैट इज फोमो। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको तभी होगा जब आप ग्रीडी हैं। और अगर आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो गया, तो मैंने अभी स्टॉप लॉस की कहानी में बताया ना, गलत जगह पे आप एंट्री ले लोगे, गलत काम हो जाएंगे। तो आपको इस इमोशन पे कंट्रोल करना है। फियर ऑफ, अरे छोड़ दो ना यार, कोई बात नहीं, आते रहेंगे मौके, मार्केट यहीं पे है। देखो भाई, तुम कितना ही कमा लो, एट द एंड ऑफ द डे जब तुमको शाम को भूख लगेगी तो थाली में भिंडी की सब्जी खाओगे, सोने के लिए 6 फीट का बेड ही लगेगा, और घूमने फिरने के लिए एक ठीक ठाक सी कार लगेगी, वो मिल जाएगी आज नहीं तो कल। घाई गड़बड़ी करोगे, जल्दी मचाओगे, तो बेटा फिर मार्केट तुमसे सारे पैसे छीन लेगा। तो ऐसा नहीं करना। दूसरा क्या है, मुझे एंट्री लेने से डर लगता है, या फिर ट्रेड में एंटर करने के बाद में डर लगता है। सो जब भी आपको ऐसा लगे, आपको चेक करना चाहिए आपकी पोजीशन साइजिंग गलत है। उतना ही पोजीशन लो जिसका P&L अगर फ्लक्चुएट हो ना तो आपको डर ना लगे, जिसका स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने में आपको कभी भी दिल आपको भारी ना करना पड़े। अगर स्टॉप लॉस कटे तो हंसते हंसते काट देना, और अगर टारगेट हिट हो गया तो मैं बहुत तीर मार लिया, मैं बहुत तुर्रम खान हूं, यह सारी चीजें भी आपके नहीं होनी चाहिए। तो इन चीजों पे ध्यान रखना है। लॉस हो तो एक्सेप्ट कर लेंगे,
प्रॉफिट हो तो भी पचा लेंगे, कोई कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मरा, सब नॉर्मल है, इमोशन एकदम कंट्रोल में, न्यूट्रल है, डाउन टू अर्थ है, और लंबी रेस है, टेस्ट मैच है, वनडे नहीं है या फिर 2020 नहीं है, मुझे टिके रहना है। अगर मैं विकेट नहीं गवाया और 5 दिन अगर खेल गया तो ये बेटा मैच तो मेरी होने वाली है। सो इसी टेस्ट मैच के एटीट्यूड के साथ में आपको ट्रेडिंग करनी है, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिकम द फियरलेस। लीव द रिग्रेट्स। ये रिग्रेट एक ऐसी बात होती है जो आपकी आत्मा को खत्म करती है। सर मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपको ट्रेडिंग करियर में कभी रिग्रेट हो जाए, मैं ऐसा कर लेता तो, मैं वो ट्रेड ले लेता तो, क्या होगा? हर रिग्रेट के साथ में आपके डिसीजन मेकिंग गलत होते जाएगी, हर रिग्रेट के साथ में आप डिप्रेस होते जाओगे, और उस डिप्रेस माइंड के साथ में आप जब भी ट्रेड करोगे आपके साथ में और गलत पे गलत, गलत पे गलत होता जाएगा। वेल, अच्छा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो जो आपसे छूट गया उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है बेटा, जो आने वाला है वो तेरे कंट्रोल में, उस पे कंट्रोल कर ले। तो जो छूट गया वो छूट गया यार, कोई दिक्कत नहीं है। आधी पिक्चर अभी खत्म हो गई, आधी तो बची है। सो बचे हुए आधे पिक्चर को अपने को हिट करना है। तो जो हो गया बीत गया बीत गया, पास्ट इज ऑल द पास्ट, नाउ प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज इन माय कंट्रोल। तो उसके ऊपर में आप लोगों को काम करना है। नेक्स्ट थिंग इज राइट। लिखना है आपको क्या चाहिए, आपके वांट्स लिखना है, आपके विशेस लिखना है, ट्रेड्स लिखना है, बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग के रिजल्ट्स लिखना है। वो डेली टारगेट वाला हम लोगों ने पॉइंट देखा ना, वो मुझे रोज के 10,000 चाहिए। देखो इस केस में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपके जो नीड्स है, आपके जो विशेस है, आपके जो वांट्स है, अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूवी देखी होगी तो आपको पता है कि लिखने से होता है। जो आप लिखते हो, जिस चीज की आप चाहत रखते हो, अगर आप उसको रोज लिखते हो तो वो एक दिन आपके साथ में जरूर होता है। तो लिखिए आपको क्या चाहिए। आप चाहते हो कि मुझे दिन की 10,000 रुपए की कमाई है, तो आप लिखो आई अर्न 10,000 रुपीज अ डे। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यह मत लिखना कि मैं चाहता हूं कि मुझे रोज 10,000 आए। तो ये आपने लिखा फ्यूचर टेंस में, तो ये कभी आपके साथ में हकीकत नहीं होगा। आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना होगा दैट आई अर्न 10,000 रुपीज, आई अर्न 10,000 रुपीज, आई अर्न 10,000 रुपीज, आई अर्न 10,000 रुपीज। एवरीडे मत लिखिए आई अर्न 10,000 रुपीज, आई मेक 1 लाख रुपीज अ डे, आई मेक 1 लाख रुपीज अ डे, आई मेक 1 लाख रुपीज अ डे, आई मेक 50,000 रुपीज अ डे, आई मेक 2 लाख रुपीज अ डे। जो चाहिए वो लिखिए। अच्छा आपको कार चाहिए, लिखिए I have a Mercedes Benz, I have a Mercedes C class, I have a Mercedes S class। जो भी आपकी नीड है, आपकी वांट्स है, आपकी विश है, उसे लिखिए और मैजिक देखिए। अगर इस प्रोसेस को आपने 1 साल तक के फॉलो कर दिया ना बेटा, ये वीडियो यहीं YouTube पे है, लेकिन ईमानदारी के साथ में इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना। और जिस दिन भी आपका जो भी विश है, आपकी वांट्स है, आपकी नीड्स है, लिखने से अगर पूरी हो गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर डीएम करना। मैं आपके साथ में पर्सनली बात करूंगा, आपके साथ में इंटरव्यू लूंगा और हम लोग इसे इस चैनल के ऊपर में पब्लिश करेंगे कि हाउ यू अचीव्ड योर सक्सेस। तो जो चीज आप चाहते हो उसे लिखो और लिखने के बाद में उस पर काम करना शुरू करो। मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूं, आपकी सारी विशेस लाइफ में पूरी हो जाएगी। ट्रेड्स लिखना है, जब ड्यूरिंग द ट्रेड्स आप रहते हो, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, लिखो। मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, लिखो। मुझे लॉस हुआ, मुझे डर लग रहा था, जो भी आपको लगता है ड्यूरिंग द ट्रेड्स, ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स, आप लिखो। ये लिखने से आपको मदद होगी कि आप ट्रेडिंग के दौरान, मार्केट के दौरान आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है, आपको कहां पे डर लगने लगता है, क्यों डर लगने लगता है, आपके अंदर में फोमो है या फिर आपके अंदर में ग्रीड है या फिर आपके अंदर में बिल्कुल ही फियर नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। ये सारे के सारे इमोशंस को पहचानना बहुत जरूरी है एक ट्रेडर को। और अगर इन इमोशंस को आप पहचान पाए तो मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूं, अपने आप को जान जाओगे। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को जान लिया और जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर में कंट्रोल रख लिया, उसे प्रॉफिटेबल बनने से इस मार्केट में कोई नहीं रोक सकता। सो इसीलिए इसे बोलते हैं जर्नलिंग। ड्यूरिंग द ट्रेड्स आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, लिखना चाहिए आपको जो भी फील होता है, क्यों एंट्री ली, कहां एंट्री ली। नेक्स्ट है हमारा फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड बैक टेस्टिंग। तो कोई भी अगर आप लोगों को स्ट्रेटेजी मिलती है, लिखो कि मैंने चार्ट को रीड किया और मैं जब भी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करता हूं तो 100 में से 70 टाइम्स मेरे को प्रॉफिट मिला है, 30 टाइम्स मेरे को स्टॉप लॉस मिला है। तो ये स्ट्रेटेजी बढ़िया है। क्या मिला आपको? कॉन्फिडेंस मिला ना। वेल, ये कॉन्फिडेंस कब मिला? जब आपने उसका बैक टेस्टिंग किया और उसके बैक टेस्टेड रिजल्ट्स को आपने लिखा 100 बार, 200 बार, 300 बार। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक बंदे का कमेंट आया था मेरे पास में, सर मैंने आपके सारे वीडियो देखे लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो भाई साहब, आपने जो सीखा उसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा और जो आपने बैक टेस्ट किया उसको लिखना पड़ेगा कि सच में उस चीज का विन रेट कितना है, मैंने जो पढ़ाया उसका विन परसेंटेज कितना है, वो सच में काम करती है कि नहीं। आप लिखोगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप काम करोगे, आप उसके ऊपर में मेहनत करोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं करोगे नहीं आएगा। फिर क्या करो, जब मार्केट लाइव रहे तो जो बैक टेस्टेड चीजें दी उसके ऊपर में अभी फॉरवर्ड टेस्टिंग में लाइव में अप्लाई करके देखो और देखो सच में काम करता है कि नहीं। और यदि काम करता है लिखो, काम नहीं करता है तो भी लिखो, लेकिन देखो अगर मैंने 100 बार भी फॉरवर्ड टेस्टिंग किया
तो क्या सच में जो बैक टेस्ट में रिजल्ट था वो फॉरवर्ड टेस्ट में भी है? और जिस दिन ये हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस ऐसा फाड़ू रहेगा कि आपको फिर मार्केट में हराने वाला कोई नहीं रहेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर आप बन चुके रहोगे। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू राइट डाउन व्हाट यू वांट, व्हाट योर विशेस आर, द फॉरवर्ड टेस्टिंग, द जर्नलिंग लिखना पड़ेगा। सो जो चाहते हो वो लिख लो, क्योंकि लिखने से मिलता है। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ध्यान, एंड दैट इज मेडिटेशन। डेफिनेटली आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन टू टेल यू दिस कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए या फिर ध्यान करना चाहिए। मैं आपको चैलेंज के साथ में बता सकता हूं, इस दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े सेल्फ मेड बिलियनियर्स होंगे या फिर अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग होंगे, अगर उनकी जीवन कुंडली आप उठा के देखोगे कि वो लोग कहीं ना कहीं अपने लाइफ में हमेशा स्पिरिचुअलिटी के साथ में जुड़े हुए, वो लोग हमेशा कुछ समय के लिए जरूर, लेकिन वो अपने लाइफ में ध्यान मेडिटेशन जरूर करते हैं। अगर आप लोग देखोगे हमारे जो भी पुराने जमाने में जो भी ऋषि मुनि लोग रहते थे, जो भी साधु महाराज, जो भी साधु बाबा लोग रहते थे, वो आपको हमेशा ध्यान करते हुए मिलते होंगे। और आपने ये भी किस्से कहानियों में सुना होगा कि कोई व्यक्ति था, उसने इतने साल की तपश्चर्या करी और जिस चीज का उसे वरदान चाहिए था वो वरदान उसे मिल गया। तो बेटा जिस चीज का आप इस दुनिया में ध्यान करोगे वो मिलता है, मांगने से मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी, आप जिस चीज का ध्यान करते हो आपको वो मिल जाता है। आप किस चीज का ध्यान कर रहे हो? क्या आप अपना ध्यान कर रहे हो तो आप एक सिद्ध पुरुष बन जाओगे। आप पैसों का ध्यान करते हो तो आप धनी बन जाओगे। आप अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हो तो आपकी जिंदगी प्रेजेंट में भी आपके पास्ट लाइफ की तरह रहेगी, तरक्की नहीं होगी। क्या आप हमेशा रिग्रेट के बारे में, आपकी लाइफ में हुए हुए गलतियों के बारे में सोचते रहते हो तो बेटा प्रेजेंट में भी गलती होती रहेगी, आप फ्यूचर में भी गलती होती रहेगी। आप अपने लाइफ में जितनी भी बुरी घटनाएं अभी तक की हुई थी, क्या सिर्फ उस चीजों के बारे में सोचते रहते हो तो आपकी लाइफ अभी भी बुरी होगी और फ्यूचर में भी बुरी होती रहेगी, क्योंकि जिस चीज का आप ध्यान करते रहोगे वही चीज आपको बार बार मिलती रहेगी। क्या आप हैप्पीनेस का ध्यान करते हो, आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस आ जाएंगे। आप वेल्थ का ध्यान करते हो, आपकी जिंदगी में वेल्थ आ जाएगी। आप अपना ध्यान करते हो, आप अपने आप को पहचान लोगे। आप इस दुनिया में जिस चीज का ध्यान करोगे आपको वो मिल जाएगा। सोचिए ध्यान में क्या ताकत है। पुराने जमाने के लोग जब एक चीज के लिए ध्यान करने के लिए बैठते थे, वो जब तक वो चीज उनको मिल ना जाए, वो पावर, वो शक्ति, वो वरदान उनको प्राप्त ना हो जाए, वो कभी भी अपने ध्यान को भंग नहीं करते थे और वो तब तक उस मेडिटेशन को, उस तपस्या को कंटिन्यू करते थे जब तक उनका वरदान फलीभूत नहीं होता था। एंड गेस व्हाट, होता भी था। लोग ध्यान करने से ऐसी ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लेते थे कि वो सुपरमैन जैसे उड़ भी सकते थे, अपने एक हाथ के ऊपर में पहाड़ भी उठा लेते थे। तो यार मैं तो इतना बड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर ट्रेडिंग आपकी इंप्रूव हो सकती है, आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ध्यान करना जरूरी है, तो इन छोटी छोटी चीजों के लिए तो किया जा सकता है ना। लाइफ में खुश रहना है तो खुशी का अगर आप ध्यान करो, हैप्पीनेस का आप ध्यान करोगे, सो आप हैप्पी रहना शुरू कर दोगे। और अगर आप हैप्पी रहना शुरू करते हो, आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। मेरा एक आप लोगों के साथ में रिक्वेस्ट है, 1 साल तक के फॉलो करके देखिए। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना ज्यादा आप ध्यान कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है। जितना ज्यादा गहराई में आप अपने अंदर में उतर सकते हो, उतरना शुरू कीजिए। और अगर आपने अपना ध्यान करना शुरू किया, आप अपने अंतर्मन की गहराई में उतरना शुरू कर लोगे, सो आप अपने आप को पहचान लोगे। और जो भी व्यक्ति इस दुनिया में अपने आप को पहचान लेता है, अपनी शक्तियों को पहचान लेता है ना, उसका इंटेलेक्ट, उसका इंटेलिजेंस, उसका टैलेंट ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं होता। सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर दैट वन शुड नो हिमसेल्फ। वो अपने आप को पहचानना, उसके वीकनेस क्या है, उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उन वीकनेस के ऊपर में किस तरीके से मास्टरी की जाए, उनको मिनिमाइज किया जाए, नलीफाई किया जाए और अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जाए, और जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उसे और पावरफुल किया जाए। हमारे माइंड को काम करने के लिए और हमारे एक फोकस्ड माइंडसेट को डेवलप करने के लिए, हमारे लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन लाने के लिए, हमें हमेशा हैप्पी रहने के लिए ध्यान इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेरे जो स्पिरिचुअल टीचर है वो हमेशा इसी चीज का रट लगाते हैं, ध्यान करो भाई, ध्यान करो, गहरा गहरा ध्यान करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, दिस इज राम कटे, यू वर ऑन निंजा ट्रेडिंग। मैं आप लोगों के साथ में अभी अगली क्लासेस में मिलूंगा और हमारी अगली क्लासेस होने वाली है ऑप्शंस के ऊपर में। डिटेल में हम लोग ऑप्शंस के ऊपर में स्टडी करेंगे, उसका थीटा क्या होता है, गामा वीगा क्या होता है, किस तरीके से उसमें टाइम डिके होता है, कब आपको पुट खरीदना चाहिए, कब आपको कॉल खरीदना चाहिए, सारी की सारी चीजें हम लोग अपनी ऑप्शन क्लास में हेजिंग से लेकर सारी स्ट्रेटेजीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन यू पीपल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ and keep trading, keep learning and keep earning.